जय श्री राम दोस्तों। मैं मनोज बेनीवाल। आप सभी का स्वागत है भागीरथ एकेडमी झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पहला जो टॉपिक था हमारा ग्लोब था, और दूसरा जो मेरा टॉपिक है वो है स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो हम यहाँ पर अपना टॉपिक लेके आए दोस्तों, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम पहला टॉपिक, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो आज वाली क्लास में हम भारत की स्थिति है ये वाली क्लियर कर लेंगे। स्थिति का मतलब क्या होता है दोस्तों? अक्षांश व देशांतर। क्या होता है? अक्षांश व देशांतर। भारत का अक्षांश कितना है और देशांतर कितना है। भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो ग्लोब के अनुसार हमने देखा था कि ग्लोब के बीचों बीच मानी जाने वाली जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, जिसे आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, तो इसने ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड किया था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारे भारत की जो स्थिति है ग्लोब के अनुसार यहां पर है। तो भारत कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद देशांतर की अगर बात करें तो ये थी हमारे पास 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा ने भी ग्लोब को 2 भागों में बांटा था, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो देशांतर के अनुसार तो भारत कौन से देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में। और अक्षांशों के हिसाब से भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब भारत देखो बीच के अंदर आ गया, तो भारत की स्थिति क्या बनी? तो ग्लोब के अनुसार भारत की स्थिति क्या बन रही है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो ग्लोब के अनुसार भारत की स्थिति क्या है बच्चों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के अनुसार। तो एशिया महाद्वीप के अनुसार भारत की स्थिति क्या बनती है? यह है हमारा एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में यह है दोस्तों हमारा भारत। तो भारत एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में स्थित है? तो दोस्तों कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण दिशा में स्थित है। एशिया के दक्षिण में भारत को किसकी संज्ञा दी गई है? उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है दोस्तों? उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो ये ग्लोब के अनुसार हमने देख लिया कि ग्लोब के अनुसार तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और एशिया के अनुसार हमने भारत की स्थिति देखी है, तो एशिया की कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। भारत को किसकी संज्ञा दी गई है? उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अब देखते हैं दोस्तों भारत का अक्षांश व देशांतर। तो ग्लोब के अनुसार कहां पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और एशिया की कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में दोस्तों। अब भारत की 4 दिशाएं डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ये तो हमारी कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। और पश्चिम के सामने ये वाली कौन सी दिशा दोस्तों? पूर्व दिशा है। और ये वाली है ये आपकी कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। और ये वाली अपनी
उत्तर दिशा है। सबसे दक्षिण में हमारा जो स्टेट आता है, सबसे दक्षिण में हमारा स्टेट जो आता है वो कौन सा आता है दोस्तों? तमिलनाडु। यहां पे तमिलनाडु। तो सबसे दक्षिण में स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु है। सबसे उत्तर में जो यूनियन टेरिटरी आती है वो कौन सी है? जम्मू कश्मीर। सबसे पश्चिम में हमारा स्टेट आता है यहां पर गुजरात। और सबसे पूर्व में हमारा यहां पर जो स्टेट है उसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है। अब भारत का जो अक्षांश प्रारंभ होता है दोस्तों वो दक्षिण दिशा से, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो भी देश उत्तरी गोलार्ध में है उसका अक्षांश हमेशा कौन सी दिशा से प्रारंभ होगा? दक्षिण से होगा। तो हमारा अक्षांश यहां से प्रारंभ होता है तमिलनाडु, ये हमारी सबसे दक्षिणी हिस्सा है। तो भारत का अक्षांश कितने डिग्री से प्रारंभ होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो भारत का अक्षांश कितने डिग्री से प्रारंभ होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से होता है। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और समाप्त होगा वो कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। कितने डिग्री पे? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो भारत का जो अक्षांश है वो उत्तर में समाप्त होता है कितने डिग्री पे? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। कितने से प्रारंभ हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये प्रारंभ हुआ है। भारत की अगर दोस्तों देखी जाए उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक भारत का है उत्तरी बिंदु। यहां पे मिलेगा भारत का उत्तरी बिंदु। तो दोस्तों भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिराकोल है। कौन सा है? इंदिराकोल। भारत का दक्षिणी बिंदु यहां पर है दोस्तों, और भारत का दक्षिणी जो बिंदु है वो कौन सा है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी कौन सा बिंदु है? दक्षिणी बिंदु। अगर आप कहीं ये सोचते हो दक्षिणीतम बिंदु है तो दक्षिणीतम बिंदु गलत हो जाएगा, ये आपका दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणीतम बिंदु की अगर बात की जाए तो दोस्तों दक्षिणीतम बिंदु देखो यहां पर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश और है जिसे हम बोलते हैं अंडमान निकोबार। ऊपर वाला हिस्सा किस नाम से? अंडमान के नाम से, और नीचे वाला हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? निकोबार के नाम से जाना जाता है। यह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये वाला जो हिस्सा है यहां पर हमारा दक्षिणीतम बिंदु आता है। दक्षिणीतम, दोनों में अंतर देखेंगे आप। ये दक्षिणी बिंदु है और ये हमारा दक्षिणीतम बिंदु है जिसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो इंदिरा पॉइंट दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ये वाला कितने पे है? कन्याकुमारी वाला 8 डिग्री 4 मिनट पे। और दक्षिणीतम बिंदु हमारा जो ग्रेट निकोबार में आता है, ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा इसे बोला जाता है ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट है वो कहां पे है? ग्रेट निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट को पहले किन नामों से जाना जाता था? तो इंदिरा पॉइंट के पहले के जो नाम थे वो क्या थे? पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते थे? पिगमेलियन पॉइंट, या फिर इसे बोला जाता था पार्सन पॉइंट। राजीव गांधी के द्वारा इंदिरा गांधी की याद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। और 2004-5 में सुनामी आई थी हिंद महासागर में, तो ये इंदिरा पॉइंट है समुद्र के अंदर क्या हो गया दोस्तों? विलीन हो गया।
लेकिन हम तो यही पढ़ेंगे कि भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो कितने डिग्री अक्षांश पे है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, जिसे पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ये भारत का है दक्षिणी बिंदु और ये है दोस्तों भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। दोनों में देखो याद रखेंगे ये पॉइंट है और इसके सामने क्या है, कोल लगा हुआ। कोल का मतलब दर्रा, हिमालय के अंदर जो दर्रे पाए जाते हैं उन्हें कोल भी कहा जाता है। तो इंदिरा कोल हमारा उत्तरी बिंदु है। उसके बाद देखिए दोस्तों एक प्रधान रेखा है जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है। तो कर्क रेखा मैंने बताया दोस्तों भारत को लगभग दो भागों में बांटती है। उत्तर भारत को प्रायद्वीप भारत से क्या करती है, अलग करती है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर निर्धारित है, तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर निर्धारित है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच कितने राज्यों से निकलती है, तो दोस्तों ये 8 राज्यों से निकलती है। यहां पर हमारा जो स्टेट आता है उसका नाम क्या है, गुजरात। और यहां पर दूसरा जो स्टेट आता है उसका नाम है राजस्थान। तीसरा जो स्टेट आता है उसका नाम है मध्य प्रदेश। चौथा यहां पे आ जाता है छत्तीसगढ़। अगला यहां पे आ जाता है झारखंड। फिर अगला आ जाता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। फिर ये वाला है दोस्तों त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद ये वाला आ जाता है मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा की सबसे कम जो लंबाई है, न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई तो दोस्तों कहां पे है, राजस्थान में है। सर्वाधिक लंबाई की अगर बात की जाए तो दोस्तों सर्वाधिक जो लंबाई है कर्क रेखा की, सर्वाधिक लंबाई कहां पे आती है, मध्य प्रदेश में आती है। उसके बाद देखिए दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित सबसे नजदीक जो राजधानी है, तो कर्क रेखा पर स्थित सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, रांची। और रांची किस स्टेट की राजधानी है, कैपिटल है झारखंड की कैपिटल। तो कर्क रेखा पर सबसे नजदीक राजधानी, पर का मतलब केवल 8 राज्यों की बात कर रहा जैसे हो। तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो राजधानी है वो कौन सी है, रांची है। फिर कर्क रेखा पर सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी ये कौन सी है, जयपुर। अब एक तो पूछेगा कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर, एक पूछेगा कर्क रेखा पर सर्वाधिक दूरी पर का मतलब केवल तुलना यहां पर 8 स्टेटों से की जा रही है। तो इन 8 स्टेटों में सर्वाधिक दूरी पर जो राजधानी है वो तो जयपुर और सबसे नजदीक रांची है। फिर पूछा जाए कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर, तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर दोस्तों यहां पर है लक्षद्वीप की राजधानी जिसका नाम है कवरत्ती। तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर पूछी जाए तो कौन सी बतानी है आपको, कवरत्ती बतानी है। कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है, राजस्थान है सबसे बड़ा स्टेट, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा पर स्थित सबसे छोटा स्टेट, तो कर्क रेखा पर स्थित सबसे छोटा जो स्टेट है दोस्तों वो कौन सा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा का क्षेत्रफल है 10,491 वर्ग किलोमीटर। तो ये कर्क रेखा की बात थी हमारी। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच दोस्तों कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है।
ये हमने देखा कि भारत का अक्षांश है, तो भारत का अक्षांश कितने डिग्री से प्रारंभ होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। समाप्त कितने पे होता है? उत्तर दिशा में। देखिए उत्तर दिशा में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तरी बिंदु की बात करें वो इंदिरा कोल है, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। दक्षिणीतम बिंदु की बात करें तो वो कौन सा आ जाता है? इंदिरा पॉइंट आ जाता है। इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश पे है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित, जिसे पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। आइए दोस्तों अब देखते हैं भारत का देशांतर। भारत का देशांतर देख लेते हैं। तो भारत का जो देशांतर है दोस्तों, देशांतर कौन सी दिशा से प्रारंभ होगा? पश्चिम दिशा से। तो ये हमारी कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। और ये हमारी कौन सी है? पूर्व दिशा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पश्चिमी जो स्टेट है वो कौन सा है? गुजरात। और सबसे पूर्वी जो स्टेट है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। भारत का देशांतर गुजरात से प्रारंभ होता है पश्चिम दिशा से, कितने डिग्री से? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का जो देशांतर है दोस्तों वो कितने डिग्री से प्रारंभ होता है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है। समाप्त की अगर बात की जाए तो पूर्व दिशा में यहां पर समाप्त हो जाता है, कितने डिग्री पे? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे समाप्त हो जाता है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर पूछा जाए देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का, तो देशांतरीय विस्तार देखिए दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट में से माइनस कितना करना आपको? 68 डिग्री 7 मिनट। तो 25 में से 7 मिनट जाएंगे तो मिनट तो कितने बच गए? 18। और 97 में से 68 डिग्री जाएंगे तो डिग्री कितने बच गए? 29। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि भारत में पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो दोस्तों भारत में पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। लंबाई व चौड़ाई के अंतर की अगर बात करें तो लंबाई कितनी थी भारत की? लंबाई कितनी थी? 3214 किलोमीटर थी। और चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए यहां पर लंबाई व चौड़ाई का अंतर, तो दोनों में जो अंतर है यहां पर, लंबाई व चौड़ाई का अंतर कितना है? 281 किलोमीटर है। भारत की लंबाई व चौड़ाई का अंतर कितना है? 281 किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वो है दोस्तों केबिथु। केबिथु गांव बंगालू में है। बंगालू या इसे वालगू भी बोला जाता है। बंगालू या फिर क्या बोलते हैं? वालगू इसे बोलते हैं, केबिथु गांव। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु केबिथु गांव है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी जो हमारा बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर बात की जाए तो वो है गोहर माता।
गोहर माता। और गोहर माता कौन से क्षेत्र में आता है? गुजरात के सरक्रिक क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है दोस्तों? सरक्रिक क्षेत्र में आता है। अब हमने देशांतरी विस्तार निकाल लिया था 29 डिग्री 18 मिनट में। यह आप सबको पता है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। और 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट के बाद क्या बन जाती है? 1 डिग्री बन जाती है। तो 1 मिनट देशांतर को, ये मिनट का निशान है और ये वाला डिग्री, 1 मिनट देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को कितने सेकंड लग रही हैं? 4 सेकंड लग रही है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट है? 4 मिनट। और 1 मिनट देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? सेकंड का समय लगता है। 4 सेकंड का समय लगता है। अब दोस्तों यहां पर हम निकाल सकते हैं कि भारत में पूर्व से पश्चिम सूर्य उदय व अस्त होने का समय अंतर कितना है? तो अंतर कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट। तो 29 की अगर बात की जाए तो 29 को कितने से मल्टीप्लाई? 4 से, बराबर 328। सॉरी दोस्त, 328 कैसे लिखा गया यहाँ पे? 116। 116 मिनट आ गई, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट है। तो 29 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट लग रही है? 16 मिनट। आगे भी हमारे पास 18 मिनट और बची हुई है। 18 मिनट को पार करने में कितनी सेकंड और लगेंगी? तो 18 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 सेकंड आ जाएंगे। 72 सेकंड की अगर हम मिनट बनाना चाहें, 72 सेकंड में तो 1 ही मिनट बनेगी। 1 मिनट कितनी हो गई? 12 सेकंड बच गई आगे। तो 1 मिनट को इसमें जोड़ देंगे। भारत में पूर्व से पश्चिम सूर्य उदय व अस्त होने का जो समय अंतर है, टाइम का अंतर है, वो कितना है? 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का अंतर है दोस्तों। यहां पर अगर सूर्य सुबह 7 बजे उदय होता है तो यहां पर सूर्य कितने बजे उदय होगा? 7 बजे उदय वहां पे हुआ था। तो यहां की अगर बात करें तो यहां पर कितने बजे उदय होगा? 8:57 और 12 सेकंड पे उदय होगा। तो समय अंतर लगभग कितने घंटे का दोस्तों? लगभग 2 घंटे का समय अंतर आता है। फिक्स टाइम का कितना अंतर है? 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का समय अंतर है। उसके बाद दोस्तों भारत समय मानक रेखा, यह है भारत समय मानक रेखा, कितने डिग्री पर निर्धारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित है। कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं? भारत समय मानक रेखा। भारत समय मानक रेखा कहा जाता है इसे। अब देखिए दोस्तों, भारत समय मानक रेखा देखते हैं कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। यहां से निकलती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम क्या बोलते हैं? भारत समय मानक रेखा। भारत समय मानक रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भारत समय मानक रेखा। भारत का समय इसी रेखा से निर्धारित किया गया है जो ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है। ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। प्लस 5 घंटे 30 मिनट हमारा समय आगे है, क्योंकि मैंने बताया था ग्लोब पे 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी देशांतर में जाने से 1 दिन आगे। तो इस वाले देशांतर में, पूर्वी देशांतर में जितने भी देश आते हैं, वो उनका समय से पहले किसका निशान मिलेगा? आपको प्लस का निशान मिलेगा।
उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत समय मानक रेखा का मुख्यालय जो बना हुआ, मुख्यालय कौन से स्थान पर बना हुआ है? नैनी नामक स्थान पर बना हुआ है। नैनी वैसे तो ये यूपी के प्रयागराज जिले में आता है, लेकिन मिर्जापुर के समीप आता है। मिर्जापुर के पास नैनी नामक स्थान पर इस रेखा का मुख्यालय बनाया गया है। ये जो भारत समय मानक रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं वो अभी हम देख लेते हैं। यहां पर तो अपना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों है यहां पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद यहां पर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यहां पर है ओडिशा, और ओडिशा के बाद यहां पर आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो यह रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से थी? ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से। कर्क रेखा कितने राज्यों से थी? 8 राज्यों से निकलती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से। अब कर्क रेखा में भी 2 ये वाले स्टेट आए थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहां पे कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब दोनों में समान राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से आपकी कर्क रेखा भी जाती है और भारत समय मानक रेखा भी जाती है। तो दोस्तों, दोनों रेखाएं एक दूसरी को कहां पर काटती है? तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरी को छत्तीसगढ़ में काटती है, और छत्तीसगढ़ में जहां पर काटती हैं उस जगह का नाम है सरगुजा। तो भारत समय मानक रेखा व कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती है? छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक स्थान पर काटती है। तो ये था दोस्तों हमारी क्लास का भारत की स्थिति का वर्णन। स्थिति का मतलब हमने देखा अक्षांश व देशांतर होता है। तो हमने देख लिया भारत का अक्षांश देशांतर। अभी इस क्लास के बाद जो भी क्लास आएगी उसमें मैं आपको जितने भी ग्लोब से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे या भारत के अक्षांश देशांतर से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो करवा दूंगा। उसके बाद हम अगले टॉपिक में भारत के विस्तार की चर्चा करेंगे। विस्तार का मतलब भारत की भौगोलिक सीमा रेखा, भारत की आकृति किस प्रकार की है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, सबसे बड़ा स्टेट, सबसे छोटा स्टेट, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट। तो इनकी चर्चा हम कहां पे करेंगे? विस्तार में करेंगे, जहां पर भारत के पड़ोसी देश भी पढ़े जाएंगे। अच्छा, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।